नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक्टिविटी कर लेनी चाहिए ताकि थोड़ा सा ये जो चैप्टर है हमारे लिए ये आसान हो जाए। ये एक्टिविटी आपने बहुत जूनियर क्लासेस में करी होगी, बट इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग को अगर हमें समझना है तो ये एक्टिविटी जरूरी होती है। तो हमें कुछ करना नहीं है बच्चों, केवल पीस ऑफ पेपर्स ले लें थोड़े से, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहे हैं मेरे हाथ में, और एक स्केल लेना। सिंपल पता है ना क्या करना है। जब हम इसको पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेंगे स्केल से, तो किसी भी तरीके का कोई मोशन नजर नहीं आ रहा, किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हमें नजर नहीं आ रहा, किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फोर्स हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही हम स्केल को रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, ये जो पीस ऑफ पेपर है ये स्केल की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है आपको। देखो, और इसका मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स रब करने के बाद क्या हुआ, स्केल के अंदर एक्सर्ट हो गया कोई ना कोई फोर्स। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका शुरू में स्केल था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही हमने उसे रब किया तो वैसे उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स अकोमोडेट हो गए और जो पेपर है वो उसके साथ में अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो अपन ने अभी पढ़ा एक नया वर्ड दैट इज कॉल्ड चार्ज। तो टाइप ऑफ चार्जेस अगर हम पढ़ें कि चार्जेस कितने तरीके के होते हैं, तो हमारे पास में चार्जेस जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाइल अगर सिमिलर चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव आया, नेगेटिव नेगेटिव आया, तो दे रिपेल ईच अदर। तो इसीलिए वी कैन राइट डाउन अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब आते हैं अपन दूसरी एसआई यूनिट के ऊपर कि एसआई यूनिट बच्चों, एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, जो वर्ल्ड वाइड हर जगह सेम पढ़ा जाता है। तो एसआई यूनिट अगर अपन चेक करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो होती है कूलम और उसे अपन कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मैटर। जैसा कि हमने पढ़ा है जो मैटर होता है उसके अंदर दो तरीके के चार्जेस, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन जो होता है वो किसी भी एटम, अपने पढ़ा था एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स जो होते हैं एटम के अंदर कमांडेड होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो a matter is composed of proton and electron. Proton are positively charged particles, electrons are negatively charged particles. अब जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम चार्ज पता करना है, सॉरी लर्न करना है, तो हमेशा बच्चों ये याद रखना कि जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर वो होता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम के बराबर होता है। ये लर्न होना बहुत जरूरी है क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमसे पूछा जाएगा तो हमें ये लिखना होगा। अब उसके बाद अगर टोटल चार्ज हमें पता लगाना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस मैटर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उसे हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो हमारे पास में टोटल चार्ज निकल कर आ जाता है। तो इसीलिए फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू N। Q रिप्रेजेंट होता है चार्ज के लिए, N रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, E रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू N। अब क्वेश्चन अराइजेस न्यूमेरिकल, अभी अपन बात कर रहे थे न्यूमेरिकल की। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे पूछा जाएगा कि बताओ हमें कैलकुलेट करने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर हमें यूनिट जो दे रखी है चार्ज की वो कूलम होती है, हमने पढ़ा है, तो एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, अगर ये निकालने को हमें पूछा जा रहा है तो अपन कैसे निकालेंगे बच्चों इसे। इसको निकालने के लिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यूज करना है केवल। Q की वैल्यू गिवन है 1, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता करने, चार्ज है 1.6 into 10 की पावर -19। मैथमेटिकली अगर अपन इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाइड करके इसके नीचे आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1.6 into 10 की पावर -19। जैसा कि हमें एक्सपोनेंट का रूल पता है, कोई भी चीज नीचे होता है नेगेटिवली, ऊपर जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 into 10 की पावर 19 by 1.6।
पॉइंट रिमूव करेंगे तो एक और टाइम आ जाएगा, एक और टाइम आ गया बच्चों। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने में मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करें तो n इज इक्वल टू 100 into 10 की पावर 18 लिख सकते हैं अपन। इसमें से एक और 10 अपन ने बाहर निकाला तो 10 into 10 100 हो गया। ये इसलिए किया बच्चों ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो 16 6.25 बार जाएगा ये, 16 6 96 होता है, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे आप, 16 to the 32 करेंगे, फिर 8 बचेगा। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6.25 into 10 की पावर 18। तो हम ये कह सकते हैं एक कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और चार्ज जो होता है वो कितना होता है बच्चों 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम के बराबर। नेक्स्ट जो आएगा बच्चों हमारे पास वो आएगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले कंडक्टर्स को अगर हम समझे तो कंडक्टर्स कौन से सब्सटेंस कहलाते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। बच्चों आपके पास में सारी चीजें बोर्ड पर है, आप चाहें तो अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं इनको कॉपी डाउन करके, इसीलिए आपको सब कुछ बोर्ड पे नजर आ रहा है लिखा हुआ। तो कंडक्टर्स अगर हम पढ़ें तो दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, अगर इसका एग्जांपल हम लें तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं दे आर कॉल्ड कंडक्टर। सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ठीक है। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स के अपोजिट हो गए। तो इंसुलेटर्स हम किन्हें कहेंगे, जिन वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं अपन। तो दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर्स में कौन कौन से आएंगे, प्लास्टिक आ गया आपका, वुड आ गया, ग्लास आ गया, इनको हम कहेंगे इंसुलेटर। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर को कंडक्टर बना रही है और इंसुलेटर को इंसुलेटर बना रही है। तो बच्चों देखो एटम, हमने एटम के बारे में पढ़ा है कि एटम composed of proton and neutrons are inside the nucleus and electrons are revolving around the nucleus। ये चीज हमने पढ़ी है, एटम की कंपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा है कि एटम इस तरीके का होता है। तो जो न्यूक्लियाई होता है वो अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूजली पैक्ड है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ में लूजली पैक्ड है, मतलब आसानी से जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्टर के पास में यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कंडक्टर्स को हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इजीली फ्लो कर जाएगी। बट इंसुलेटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सारी चीजें किससे बनी है, मैटर। एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। और मैटर को हमने पढ़ा था कि मैटर किसके कंपोजिशन से मिला है, एटम्स। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियाई होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पैक करके रखता है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल अलॉय क्या होते हैं। तो अलॉय, पहला वर्ड आ रहा है अलॉय। अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर एटम्स, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स आर कॉल्ड अलॉय। तो अलॉय होते हैं नाइक्रोम का जो वायर होते हैं वो अलॉय होता है, प्योर मेटल नहीं होता है, और उसे हम यूज करते हैं एज अ हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट के तौर पे हम नाइक्रोम वायर को यूज करते हैं। तो जो अलॉय होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है दे अलॉय आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, फ्लो होने की जो इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार है, ये कह सकते हो तुम, या फ्लो जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो लेस होती है प्योर मेटल से। ये चीज हमें लर्न होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब अपन अप्लायंसेस बनाते हैं अपने हाउसेस के अंदर, तो इन चीज को हम ध्यान में देते हुए कि हमें किस तरीके का मटेरियल यूज करना है किस काम के लिए। हीटिंग एलिमेंट के लिए हम हीटिंग रॉड, पानी गर्म करने की रॉड जो होती है उसके अंदर जो अपन वायर यूज करते हैं इनसाइड अंदर की तरफ, वो अपन नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिसिटी। जो चैप्टर है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले का बेसिक चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी हम कैटेगराइज करें तो अपन दो तरीके से अपन इलेक्ट्रिसिटी को समझ सकते हैं। पहली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो वर्ड आ रहा है ना स्टैटिक,
इसका मतलब होता है स्टेशनरी। जनरली अगर तुम लर्न रखो अपने दिमाग में तो ये वर्ड बना इसीलिए। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमेशा रेस्ट में रहेंगे। रेस्ट मतलब जहां अकोमोडेड है वहीं अगर रहते हैं, मूव नहीं करते हैं, तो उस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया बच्चों? अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटी सी एक्टिविटी करी थी जिसके अंदर हमने स्केल को रख किया था और फिर पीस ऑफ पेपर को अपन ने अट्रैक्ट किया था। तो उसके अंदर वो जो चार्ज अकोमोडेड हुआ उस स्केल के ऊपर, वो पर्टिकुलर एक एरिया में अकोमोडेड हुआ, तो उस तरीके के करंट को हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है बच्चों? वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूव करता है, जो मोशन में होता है, उस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को अपन कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यही हमारा चैप्टर की शुरुआत है। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारा इलेक्ट्रिक चार्ज अपन पढ़ेंगे जो मूव करता है, जो हम अपने हाउसेस के अंदर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक बच्चों ये समझ में आया होगा कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से कैटेगराइज होती है। तो अब अपन जो स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर का वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का करेंगे और उसके अंदर अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम। कितना चार्ज एक सेकंड के अंदर फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। मेटल वायर्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा है अभी। तो इलेक्ट्रिक करंट हम कब कहेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम, तो अगर अपन इसका फॉर्मूला बनाए करंट का, तो करंट का क्या फॉर्मूला बनेगा? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज फ्लो है पर यूनिट ऑफ टाइम, इसीलिए फॉर्मूला बना चार्ज अपॉन टाइम। करंट का जो सिंबल होता है बच्चों अच्छे से याद रखना, आई से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर भी अगर आपको सिंबॉलिक नोटेशन गिवन है या हमें रिप्रेजेंट करना है करंट के लिए, तो हमेशा हम आई कंसीडर करते हैं। और आई का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। मैरी एम्पियर थे, उन्होंने करंट को डिफाइन किया था, तो उनके ऑनर में हम उसकी जो ऐसा यूनिट है करंट की वो लिखते हैं एम्पियर। और वो किसके बराबर होता है? Q बाय टी के। Q हमें पता है चार्ज होता है और T हमें पता है टाइम होता है। तो टाइम को हमें लेना होता है सेकंड में। जब हमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करने हैं या करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उस केस में टाइम हमेशा हम किस में लेंगे? सेकंड्स में लेंगे। और चार्ज तो हम कूलम्ब्स में लेते ही हैं। एक और फॉर्मूला इससे रीजनरेट होता है, I is equal to NE by T। डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें केवल चार्ज गिवन है, टोटल चार्ज, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बच्चों डिफाइन करने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम्स में, 1 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया और याद कर लिया तो हम इजीली 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? करंट की यूनिट हमने पढ़ा एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम। अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है और 1 सेकंड के अंदर फ्लो हो रहा है तो इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अब इसको अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर 1 सेकंड में, तो उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर। और रिलेशनशिप जब हम एस्टैब्लिश करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। अब बच्चों इसके अंदर जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इनकी यूनिट्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। 2 तरीके से डिफाइन होता है, एक होता है मिली एम्पियर और एक होता है माइक्रो एम्पियर। हमें पता है मिली वर्ड अपन यूज करते हैं, मिलीग्राम करते हैं ना, उसी तरीके से मिली एम्पियर। तो अपन जब ग्राम से मिलीग्राम तक पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? 1000 डिफरेंस, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 1000 होता है। ग्राम से मिलीग्राम तक पहुंचना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मिलीग्राम से ग्राम तक पहुंचना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो हमें भी यहाँ पर वही करना है, मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर माइनस दिया जाता है। माइक्रो मतलब हो गया उससे भी छोटा, मिली से भी छोटा, तो 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 1 into 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर के इक्वल होता है। अब जो करंट को यूज मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बच्चों, वो होता है एमीटर।
दो तरीके के हमारे पास मीटर हम इसमें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एमीटर और दूसरा पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। तो एमीटर यूज करते हैं हम तो करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसका नाम होता है एमीटर। तो करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। एमीटर के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमसे पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में, एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती है कि एमीटर को कनेक्ट कैसे करें हम। तो दो तरीके की कॉम्बिनेशन हमारे सिलेबस में है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एमीटर को हमेशा सीरीज के अंदर कंडक्टर के साथ में जोड़ा जाता है, जैसा कि डायग्राम में तुम्हें दिया गया है। इस तरीके की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये एमीटर और ये कंडक्टर तो सीरीज में जोड़ा जाता है। पहला जो याद रखना है हमें, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। दूसरा जो हमें याद रखना है वो याद रखना है कि एमीटर का हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी, रेजिस्टेंस के क्या होता है, क्या टर्म है फिजिक्स के अंदर, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बाद में। तो एमीटर का फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, सेकेंडली have very low resistance। ये केवल बच्चों भी लर्न कर लो। रेजिस्टेंस जो वर्ड है वो क्या होता है, करंट का बैरियर है। अभी अपन समझेंगे किस तरीके से अपन यूज करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट, लॉ ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम इज सेड टू बी करंट। 1 एम्पीयर डिफाइन करना है तो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड इज सेड टू बी 1 एम्पीयर। मिली और माइक्रो इसके सब पार्ट्स हो गए। मिली एम्पीयर मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो मींस 10 की पावर -6। करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसे हम एमीटर कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है बच्चों, उसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी कह सकते हो। हमने ये पढ़ा है कि हमेशा जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें हमने दो सिलेंडर दिए हैं ए एंड बी और बीच में यहाँ पे स्टॉपर हमने लगा दिया और दोनों के अंदर अनइक्वल अमाउंट के अंदर हमने वाटर का जो लेवल है वो फिल कर दिया। अब अगर मैंने क्वेश्चन अराइज अगर मैंने ये स्टॉपर को रिमूव करा यहाँ से तो वाटर बी से ए में जाएगा या ए से बी में जाएगा। तो क्लियर है कि वाटर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो प्रेशर क्रिएट करने की वजह से टैंक ए का जो वाटर है वो बी के अंदर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पर आके ये जो वाटर है वो नीचे जाना बंद हो जाएगा। तो वो कब नीचे जाना बंद हो जाएगा बच्चों, जब वाटर का लेवल टैंक ए और टैंक बी के अंदर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इट मींस जब वाटर फ्लो कर रहा है यहां से और वाटर फ्लो करता करता अगर हमारे पास में दोनों टैंक के अंदर अगर वाटर का लेवल इक्वल आ गया तो उस पॉइंट पर जो वाटर है वो ना ए से बी में जाएगा ना बी से ए में जाएगा। अनइक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अलग अलग है क्योंकि डायमीटर दोनों के अलग है। तो ये जो क्रिएट हुआ, ये जो वाटर का ट्रांसफर हुआ ए से बी में, वो हमेशा हायर टू लोअर जा रहा है, प्रेशर जो क्रिएट हुआ। उसी तरीके से हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या डिफरेंस अपन बात करें तो वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएगा। अब अगर अपन समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं जितना भी वर्क डन हम करते हैं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने के लिए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको ये कनेक्ट हुआ होगा कि ये और ये क्या समझाया जा रहा है। यहाँ पे अपन ने वाटर का लेवल लिया है और हमने ये देखा है कि वाटर का लेवल मतलब एक्चुअली क्या है, हमें सर्किट डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना होता है एक एंड से दूसरे एंड तक। तो हमें कुछ चीज उसके अंदर इंसर्ट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसे तो मूव नहीं करेंगे कभी भी, कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें उसके अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। जिस तरीके से वाटर के एग्जांपल के अंदर जो वाटर है वो बिना किसी ड्राइविंग फोर्स के ऑटोमेटिकली ए टैंक से बी टैंक के अंदर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का लेवल है वो ए और बी के अंदर अलग अलग होने की वजह से क्रिएट किया डिफरेंस, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हुआ
और वाटर टैंक ए का टैंक बी के अंदर जाना स्टार्ट हो गया। उसी तरीके से हमें भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अगर मूव करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर अपन समझे तो हम कैसे कह सकते हैं कि जितना भी वर्क डन हुआ किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से या इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों सिंबल होता है इसका V, और जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो अगर हम इसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें, वर्क डन हम करवा रहे हैं किसका, चार्ज का, इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक, इज सेड टू बी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का रिलेशनशिप क्या हो गया, V इज इक्वल टू V, अपन ने सिंबल लिया है पोटेंशियल का, वोल्ट इसकी एसआई यूनिट होती है। तो वर्क डन अपॉन चार्ज जो बनता है दैट इज आवर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्ट, वर्क डन एंड चार्ज। तो वर्क डन और चार्ज जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, पोटेंशियल आ जाता है। तो V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब यहाँ पे पोटेंशियल तो सेम है बट यहाँ पे लग गया डिफरेंस। तो डिफरेंस जब वर्ड आता है तो डिफरेंस का मतलब होता है यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, गिवन चार्ज को इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लेकर आ रहे थे, लेकिन जब डिफरेंस होता है तो डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स होंगे। अगेन डेफिनेशन तो सेम होगी, फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज said to be potential difference. तो amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point is said to be potential difference. आई होप आपको ये समझ आया होगा बच्चों। उसके बाद जो बोर्ड एग्जाम्स में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क का, वो कहा जाता है डिफाइन 1 वोल्ट। हमें 1 वोल्ट डिफाइन करना है। तो 1 वोल्ट अपन सेम रिलेशनशिप अगर हमें लर्न है, डेफिनेशन अगर हमें आती है, तो अपन इजीली 1 वोल्ट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे अपन, जब 1 जूल वर्क डन की यूनिट होती है ऐसा यूनिट जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो अपन क्या कैसे लिखेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन फॉर मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज said to be 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। अब पोटेंशियल के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज तो ये है कि पोटेंशियल हमसे पूछा जाएगा किससे मेजर किया जाता है। तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसका नाम होता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के बारे में अगर हम पढ़ें तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली, वोल्टमीटर जब भी कनेक्ट किया जाता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है बच्चों। जैसे हमने ले लिया कंडक्टर, ए से और बी तक जा रहा है करंट, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमेशा वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, फर्स्ट। सेकेंडली, जो वोल्टमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हमेशा हाई होना चाहिए। हमने पढ़ा था इससे पहले करंट के लिए, करंट को जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अपन मेजर करने के लिए उसको कहा जाता है एमीटर, और ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाइल वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड मेजर वोल्टेज, कि वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो बच्चों एक ही बात होती है। तो उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो अगर हमें मेजर करना है तो हम क्या यूज करते हैं, वोल्टमीटर। अब आता है क्वेश्चन अराइजेस कि एक्चुअली सर्किट के अंदर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है। तो बच्चों क्रिएट करने के लिए या तो बैटरी लगा दो या सेल लगा दो। आप लोग जब भी सर्किट डायग्राम बनाते हैं स्कूल में, मॉडल बनाने के लिए क्या कहा गया हमसे कि एक सर्किट डायग्राम बनाओ। तो सर्किट डायग्राम बनाने में आप कनेक्टिंग वायर्स लेते हैं, बल्ब लेते हैं और एक बैटरी लेते हैं। तो बैटरी के लगाते ही सर्किट जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर जो करंट है वो मूव कर रहा है। हमने पढ़ा फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो होना चाहिए। अब चार्ज को फ्लो करने के लिए अभी अपन ने पढ़ा जिस तरीके से वाटर फ्लो हो रहा था ए से बी के अंदर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उसी तरीके से बैटरी भी क्या करती है, दो टर्मिनल प्रोवाइड करती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल पर हायर पोटेंशियल टर्मिनल, नेगेटिव कॉल्ड लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जो होता है मूव करता है। तो बैटरी या फिर सेल जो होता है वो क्या क्रिएट करेगा, पोटेंशियल बिटवीन दी सर्किट। उसके बाद जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है और ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो हमारा है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ सबसे पहले हम लॉ पढ़े कि ओम्स ने क्या अपने स्टेटमेंट में कहा। तो ओम्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें
तो जो पोटेंशियल होता है कंडक्टर के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ये ओम्स का स्टेटमेंट था। तो पढ़ लेते हैं, एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट फ्लोइंग अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स साइड। तो इसका मतलब V जो होता है आपका वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। तो एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो इसकी जगह हम R लगाते हैं, और ये जो R कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये जो कहलाता है लॉ वो ओम्स लॉ कहलाता है। अब ये ओम्स ने ये जो लॉ दिया, ये कैसे दिया और इसको कैसे वेरीफाई किया, तो उसने एक छोटा सा सेटअप किया था अपने लैब में, और उसने क्या क्या लिया, एमीटर लिया, वोल्टमीटर लिया, वायर लिया, स्विच लिया, बैटरी ली, रीस्टोर लिया। रीस्टोर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू स्लाइडिंग होता है, वो जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट के अंदर अगर हमें चेंज करनी है तो अपन यूज कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहलाता है। ये इसने कनेक्ट किया, जैसा कि हमने पढ़ा है, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, बैटरी अपन सपोज 2 वोल्ट की बैटरी लेते तो 1 2 3 बैटरीज है 2 वोल्ट की लगा दिया अपन, हमने स्विच भी कहते हैं इसको हम। जब अपन डॉट लगा हुआ इट मींस क्लोज्ड है, डॉट नहीं है इट मींस ओपन है, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसने जब ये सेटअप लिया और वन बाय वन इसने क्या किया, वोल्टेज को इंक्रीज किया। वोल्टेज अपन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों, वोल्टेज इंक्रीज करने का तरीका होता है बैटरी की वैल्यू को इंक्रीज करते रहो। तो अगर हम बैटरी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टमीटर क्या शो करेगा, रीडिंग शो करेगा वोल्टेज की। तो जब उसने ये सेटअप लिया तो उसने ये देखा कि पहले सबसे पहले उसने सिंगल बैटरी ली 2 वोल्ट, तो उसने एमीटर की रीडिंग को नोट करके रख लिया अपने पास। फिर उसने क्या किया, सेकेंडली जब बैटरी को इंक्रीज किया, 1 से 2 बैटरी बनाया, 4 वोल्ट हो गया, तो उसने ये देखा कि एमीटर की रीडिंग भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फिर उसने 3 बैटरी ली, अगेन इंक्रीज हो गई, 4 ली, अगेन इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से उसने लॉ में क्या डिफाइन किया कि जब पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से जो करंट की वैल्यू है वो भी सर्किट के अंदर इंक्रीज होती है। और जब उसने उसका ग्राफ बनाया तो ग्राफ बनाने पर उसने क्या देखा, B और I को लिया उसने, B को लिया y एक्सिस पर, I को लिया उसने x एक्सिस पर। तो जब उसने बनाया उनका ग्राफ तो हमेशा उसको मिला एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। इट मींस जब हम V और I को आपस में डिवाइड करेंगे तो उससे एक वैल्यू निकल कर आ रही है, और वो वैल्यू उस पर्टिकुलर सेटअप के लिए सेम आ रही थी। जब हम वोल्टेज अलग ले रहे थे, करंट की वैल्यू अलग आ रही थी, बट उनको जब हम डिवाइड कर रहे थे तो जो रेजिस्टेंस आ रहा था हमारे पास में वो कांस्टेंट आ रहा था। तो इसीलिए उसने R को क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया कहा, और इसको क्या कहा उसने, कांस्टेंट। तो जब अपन R निकालेंगे तो इस I को इसके रेसिप्रोकल करेंगे तो V अपॉन I आ जाएगा। तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V is called potential difference and I is called for current. तो ratio of potential difference applied between the ends of conductor and current flowing through it, जो करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। या अपन रेजिस्टेंस को एक और तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, R जो होता है वो V अपॉन I के बराबर होता है। तो ये V तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब हम किसी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होती है, अगर हम डिक्रीज करेंगे तो पहली वाली वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब जो R है वो एक तरह का I का बैरियर हो गया। अगर हमें कहीं भी करंट की वैल्यू को कम करना है तो उस सर्किट में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। अगर किसी जगह हमें करंट की वैल्यू को ज्यादा करना है तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसके और V हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बच्चों आप ये जो इसका जो यूज है डेली लाइफ में वो आपने देखा होगा, स्विच रेगुलेटर्स होते हैं हमारे पास में, फैन का रेगुलेटर होता है 1 2 3 4 5, मिक्सी ग्राइंडर के अंदर रेगुलेटर्स होते हैं, उसके अंदर अपन 1 पे करते हैं तो फैन धीरे चल रहा है, लेकिन 5 पे करने पे मैक्सिमम हो गया, तो 5 पे करने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कम हो गई और करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और पोटेंशियल 220 आता है हमारे हाउसेस के अंदर। तो इस तरीके से डेली लाइफ में हम इसकी जो एप्लीकेशन है उसे काम में लेते हैं। तो एक और तरीके से हमने समझा, तो अपन कैसे समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो को भी क्या कर रहा है, रोकने का काम करता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अपन इसके एसआई यूनिट पर। ओम्स ने बताया था, ये लॉ दिया था उसने
स्टडी करके, इसीलिए इसकी एसआई यूनिट जो आर की होती है वो ओम होती है, OHM, ओम। और इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो इस तरीके का होता है, इस तरीके के सिंबल को हम कहते हैं ओम। तो सिंबल हो गया ये और रिप्रेजेंटेशन हो गया OHM पूरा। आई होप आपको ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आएगा। एक बार और रिकॉल करें, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है बेटा, कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखना है वो अपन अभी पढ़ेंगे, क्योंकि R जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए ओम्स लॉ की जब भी आप स्टेटमेंट को बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, और जो R होता है वो क्या कहलाता है आपका, ओम्स कांस्टेंट कहलाता है। वेरिफिकेशन पूछा जाएगा तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंट बताना है और ग्राफ बताना है। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखनी है, वी ऑलवेज ऑन y एक्सिस, I ऑलवेज ऑन x एक्सिस। गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो रेसिप्रोकल आ जाएगा रेजिस्टेंस का, क्योंकि जब हम इसका स्लोप निकालते हैं तो स्लोप होता है v अपॉन i। तो v अपॉन i जब अपन करते हैं तभी हमारे पास आता है r। अगर आप ये वैल्यूज उल्टी ले लेंगे तो i अपॉन v हो जाएगा, तो वो 1 अपॉन r हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसीलिए हमेशा रिमेंबर v को हमें लेना है y एक्सिस पर, i को हमेशा लेना है हमें x एक्सिस पर। ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और उसके अंदर जो डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास, वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपने बचपन में क्लास जूनियर क्लासेस में बनाया होगा। एक बल्ब लिया, बैटरी ली और कनेक्ट कर दिया, बन गया इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए आपने क्या किया, उसको क्लोज्ड बनाया। तो अब कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ का मतलब हो गया क्लोज्ड, कंसिस्टिंग ऑफ वायर, वायर होंगे या फिर कोई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अपन क्या लगा सकते हैं, बल्ब लगाते हैं अपन, तो बल्ब क्या होता है, रेजिस्टेंस। स्विच लेंगे अपन, ऑन ऑफ के लिए स्विच लेंगे, दो टर्मिनल्स सेल के बीच में अपन उनसे लगाएंगे, या फिर बैटरी भी अपन यूज कर सकते हैं, अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। और जैसे ही अपन उसके अंदर सेल ऑपरेट करेंगे तो उसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो a continuous conducting path consisting of wire and other resistances like bulb and a switch between the two terminals of a cell or a battery along with electric current flow is called a circuit। तो सर्किट का छोटा सा डायग्राम है बच्चों, ये की है होती है, अगर इसमें डॉट लगा हुआ है मींस क्लोज्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। ये बैटरी है जिसका एक एंड पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और ये बल्ब है। तो जैसे ही अपन इसको कनेक्ट करेंगे तो जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है ये सर्किट डायग्राम के अंदर करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा, हमेशा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। सेल के ऊपर अगर आप ध्यान से देखते हो या बैटरी के ऊपर आप देखते हो तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होता है। तो हमेशा जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है आउटर सर्किट के लिए। अब हमने पढ़ा था कि जो वायर्स होते हैं, मेटेलिक वायर्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वायर जो होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं और उनके पास में क्या चीज प्रेजेंट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे जिस डायरेक्शन के अंदर करंट कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको समझें। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये अपन सपोज वायर ले लेते हैं, मेटेलिक वायर ले लिया अपन, और इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, इनका जो डायरेक्शन होता है वो रैंडम होता है। काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन होता है इनका। लेकिन जैसे ही इनको बैटरी मिलती है या सेल मिलता है, कनेक्शन में अपन ने सेल या बैटरी लगा देते हैं, तो इनका जो डायरेक्शन होता है वो एक कंटीन्यूअस डायरेक्शन के अंदर ये फ्लो करते हैं। दे ऑल आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अपन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब नेगेटिव जो होता है वो किस तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आते हैं और जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो करंट के लिए अगर अपन कहें बच्चों, हमेशा याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है करंट का डायरेक्शन। तो करंट ऑलवेज फ्लो हायर टू लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव साइड से
पॉजिटिव साइड होता है, इनसाइड द वायर दे आर फ्री टू मूव। तो जब हमारे पास में हमने जब स्विच को ऑन नहीं कर रखा तो दे रैंडमली मूव, कहीं पे भी मूव करते हैं, लेकिन जैसे ही अपन ने इनको पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया तो इनकी जो ड्रिफ्टिंग होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होना स्टार्ट करती है ड्यू टू देयर नेचर। हमने पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।